नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ फ्रेंड को शेयर भी कर दे। आज फिर मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास, मिडिएवल हिस्ट्री भारत का, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड्स, वो आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। जो भी टीचर अभ्यर्थी हैं उसके लिए तो ये रामबाण होगा ही होगा। साथ ही साथ कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर मध्यकालीन इतिहास से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ये उसके लिए भी बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और उसके साथ ही साथ ये सब प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया सारा का सारा प्रश्न है। ये पूछा गया प्रश्न है। टोटल मध्यकालीन इतिहास से हम लोग 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। 70+ क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से करने वाले हैं फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान से इसको अंत तक अवश्य देखें। और ये क्लास में पूछा गया, मतलब कोई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है सारे के सारे। आप लोग कोशिश करें कि ये सारे के सारे प्रश्न याद के रहने के साथ साथ प्रैक्टिस में भी रहनी चाहिए, कि एक नज़र पढ़ा। देखिए रीज़न क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रश्न को देखे हुए रहते हैं, बार बार रिवीजन किए हुए रहते हैं, वो एग्ज़ाम हॉल में आपका समय बचाता है बहुत ज़्यादा। एलिमिनेट कर, जो हम लोग जाते हैं ना, जो याद किया हुआ प्रश्न रहता है उसमें एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा टिक मार के आते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है 30 से 40% प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर का ही पूछा जाता है। तो 30 से 60 प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर पे थोड़ा सा कमांड कीजिए। हम आपके बीच वही लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपके साथ। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बहुत ही धुआंधार पारी के साथ हम मध्यकालीन भारत का इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम कराने जा रहे हैं। टोटल 70+ प्रश्न है, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। समझ गए? चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन पूछा जा रहा है। तो चंगेज खां के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं पता है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं चंगेज खां कौन था, कहाँ का ये शासक था, कहाँ का युवराज था ये। तो ये फारस का युवराज था, ये भी याद रखिएगा। चंगेज खां मंगोलिया, जानते हैं ना, मंगोलिया का नाम सुने हैं ना, ये मंगोलिया का रहने वाला था चंगेज खां, ठीक ना। चलिए इसमें कह रहा है कि चंगेज खां के समकालीन कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था चंगेज खां के समकालीन थे। और इसके समय पीरियड की बात करें इल्तुतमिश का, तो ये 1221 से 1227 ईस्वी तक इसका समय पीरियड रहा, ठीक ना। और जिसके बीच में भारत पर चंगेज खां के आक्रमण का खतरा था, इसी के ऊपर चंगेज खां का क्या था, खतरा था आक्रमण करने का। चलिए, और उसके साथ साथ आपको तो बता ही दिए चंगेज खां कहाँ का था, मंगोलिया का था। तो यही चीज़ याद रखिएगा। ये चीज़ एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो था चंगेज खां के सिंध प्रदेश में रहने से सबसे अधिक क्षति किसको हुआ था, नसरुद्दीन कुवाचा को हुआ था। समझ गए? ये भी पॉइंट थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसीलिए इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जो पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है वही हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
तो याद रखिएगा, सीरी शहर का जब निर्माण पूछा जाएगा तो सीरी का जो है, सीरी के शहर मतलब इसका निर्माण 1303 ईस्वी में करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और पूछा जाएगा कि सीरी शहर क्यों बनाने का नौबत हुआ, क्योंकि इस समय जो चंगेज खां के आक्रमण का, मंगोलों के आक्रमण का इस पे खतरा मंडरा रहा था, इसीलिए ये सीरी शहर बनाया था, सीरी किला बनाया था मजबूती से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो जो है किसके शासनकाल से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल से संबंधित है। समझ गए? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अमीर खुसरो अपनी दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल में प्रारंभ किया था, और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि भी थे अमीर खुसरो, ये भी याद रखना है, ठीक ना। और इसको अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने तुर्क अल्लाह का उपाधि दिया था। पूछा जाएगा तुर्क अल्लाह का उपाधि किसको मिला था? अमीर खुसरो को मिला था। किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। और अमीर खुसरो ने, आपने सुना होगा, तबला और सितार वादक। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो को तबला और सितार वादक यंत्र का आविष्कारक भी माना जाता है। तो कितना क्वेश्चन बन गया? 3-4 क्वेश्चन बन गया। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दरबारी कवि था। ये बलबन के दरबार में भी था, बलबन के शासनकाल में भी ये था, दरबारी जीवन बिताए थे। उसके साथ साथ तबला और ये सितारवाद का जो आविष्कार किया था वो कौन किया था? अमीर खुसरो किया था। और एक और आपको बताएं, तुर्क अल्लाह का उपाधि किसने दिया था अमीर खुसरो को? निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। और अमीर खुसरो का एक और उपनाम है जिसको कहते हैं तूतिए हिंद, भारत का तोता। तूतिए हिंद का मतलब क्या हुआ? भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक ना। और इसकी बहुत सारी रचनाएं, पुस्तक है। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा। देखिए कौन कौन सा पुस्तक है? तुगलकानामा पहला, दूसरा आशिकी, तीसरा देवल रानी, चौथा नूर ए सिपहर, और बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं जो अमीर खुसरो का है। तो आपको 4 पुस्तक जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में, तो याद रखिएगा कौन कौन पुस्तक। तुगलकानामा अमीर खुसरो ने लिखा, आशिकी अमीर खुसरो ने लिखा, देवल रानी अमीर खुसरो ने लिखा, नू ए सिपहार ये भी अमीर खुसरो ने लिखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप कि अमीर खुसरो से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न हम लोग ने कर लिया है। जो भी फ्रेंड्स को लग रहा है कि धीरे हम लोग चल रहे हैं, तो आप लोग इसका स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। हम बस इतना चाह रहे हैं कि आपके माइंड में घर बनाएं ये सब प्रश्न एकदम से घर बना ले आपका, जो कि एक भी प्रश्न आपका खत्म मतलब छूटे नहीं मेडिवल हिस्ट्री से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। जो बिहार पे जो बख्तियार खिलजी का हमला हुआ था उसका पहला विवरण किस ग्रंथ से या किस किताब से प्राप्त हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकात ए नासरी से बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो बिहार पे हुआ था, यहां से इसका पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए तबकात ए नासरी के इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता लिख लीजिएगा, कई साइड में लिखना संभव यहाँ पे नहीं है तो याद करके लिख लीजिएगा। मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखा गया था, ठीक ना। चलिए, और आपको पता होना चाहिए ये तबका के ही नासरी जो है, इसका जो मिनहाज उस सिराज है वो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। अब बात करते हैं बख्तियार खिलजी का। तो बख्तियार खिलजी का 1199 से 1203 ईस्वी के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया और बंगाल पे बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया।
1199 से 1203 ईस्वी याद रखिएगा। 1199 से 1203 के बीच में यहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया और बंगाल पे कब्जा भी कर लिया गया। ये भी डेट याद रखिएगा। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के स्थापक यही बख्तियार खिलजी को ही कहा जाता है। बिहार और बंगाल में मुस्लिम राज का जो संस्थापक था वो बख्तियार खिलजी को ही कहा जाता है। इतना ये भी याद रखना आप लोगों को। उसके साथ ही साथ ताजुर नासरी के लेखक हसन निजाम थे। ये देख रहे हैं ना, ताज उल मासी, याद रखिएगा। मासिर के लेखक कौन थे? हसन निजाम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसीलिए धीमे चल रहे हैं क्योंकि आपको माइंड में ये प्रश्न का घर बनाना है तो बनाना है। आप लोग ध्यान से सुने, एक एक प्रश्न को सुने। मेडिएवल हिस्ट्री में क्या होता है, घर ही नहीं बन पाता है माइंड में, जिसके वजह से हम आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। आप लोग एक एक वर्ड को सुस्पष्ट ढंग से पढ़े और देखे क्या ये सही है या नहीं है। जितना इससे आ रहा है आउटपुट उसको कम से कम अपने पास रखने का कोशिश कीजिए। ये पूरा मेडिएवल का क्लास तो है नहीं, ये हम लोग क्वेश्चन सेट करा रहे हैं। जितना भी प्रश्न बोला जा रहा है उसको लिख लीजिए, जितना निकल रहा है। अगर हम लिखने पे आए तो टाइम और ज़्यादा लग सकता है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, लिख लीजिए, पॉज कर दीजिए और थोड़ा सा लिख लीजिए डिटेल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इब्न बतूता के बारे में से निम्नलिखित सत्य के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, वह मोरक्को से था। बिल्कुल वह मोरक्को से था इब्न बतूता। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। बिल्कुल वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने रहेला यात्रा वृत्तांक लिखा। बिल्कुल रहेला यात्रा वृत्तांक लिखा। यह आपका बिल्कुल सभी के सभी आंसर सही है। इब्न बतूता के बारे में समझ लीजिए। इब्न बतूता मोरक्को के तंजियार क्षेत्र से भारत आया था। मोरक्को में जो तंजियार क्षेत्र है वहां से भारत आया था इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक को योजना बनाने वाला बादशाह भी कहा था इसको। इब्न बतूता ने बोला मोहम्मद बिन तुगलक को ये योजना बनाने वाला बादशाह है, ठीक ना। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया, ठीक ना। और इब्न बतूता को सुल्तान ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा इब्न बतूता को किसने राजदूत बना के चीन भेजा था, तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी याद रखिएगा। और भारत इब्न बतूता कब आया था, ये लिख लीजिएगा आप लोग। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। ये भी याद रहना चाहिए, भारत आया। इतना चीज़ आप लोग को इब्न बतूता से याद रहना चाहिए। फिर एक बार मेरे साथ रिविजन कीजिए इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता इब्न बतूता जो था मोरक्को के तंजियार क्षेत्र से भारत आया था। ये पहला पॉइंट। दूसरा, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तीसरा, इब्न बतूता को चीन भेजा गया राजदूत बना के, भारत का राजदूत बना के। और वह इब्न बतूता भारत कब आया था, 1333 ईस्वी में भारत आया था। इतना चीज़ आपको याद रखना है। और जो स्क्रीन पे दिख रहा है तो वो तो याद रखना ही रखना है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहेला यात्रा वृत्तांक लिखा। इतना चीज़ आपको इब्न बतूता के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया था। और आप लोग को पता है ना अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से था, तो ये खिलजी वंश का था। कौन से वंश का? खिलजी वंश का था। और अलाउद्दीन खिलजी का अगर बचपन का नाम पूछा जाएगा तो बचपन का नाम इसका था अली गुरसप। क्या नाम था बचपन का? अली गुरसप। ये याद रखिए, इसके बचपन का नाम था। इन्हें सिकंदर द्वितीय और सिकंदर सानी की भी उपाधि प्राप्त है अलाउद्दीन खिलजी को, ये भी याद रखिएगा।
बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य पूछ दिया जाएगा तो याद रखिए कम खर्च पर सेना को रखना था, ये बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था। और पता है बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार स्थापित किए थे, चारों के चारों बाजार स्थापित किए हुए थे। आपको तो यहाँ पे नहीं, 4 बाजार क्या क्या थे याद रखिएगा इस चीज़ को। पहला अगर पूछा जाएगा बाजार तो गल्ला बाजार था। क्या था? गल्ला बाजार, जिसको हम लोग कहते थे अनाज मंडली, अनाज की मंडी। दूसरा देखिए, दूसरा आपका सराय अदालत, सराय अदल पूछा जाएगा तो कपड़ा बाजार। तीसरा अगर पूछा जाएगा घोड़ा गुलाम तथा पशुओं का बाजार था। और चौथा पूछा जाएगा तो चौथा याद रखिएगा सामान्य बाजार। सामान्य बाजार था। इतना चीज़ आपको याद रखिएगा, जो बाजार नियंत्रण था इसमें ये इतना चीज़ आता है। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार स्थापित किए थे, जिसमें से एक गल्ला बाजार था जो कि अनाज की मंडी कहा जाता है, सराय अदल था जो कपड़ा बाजार कहा जाता है, एक घोड़ा ना कि छोड़ा सॉरी घोड़ा था, गुलाम था तथा पशुओं का बाजार था, और एक सामान्य बाजार था। 4 गो बाजार नियंत्रण के तहत आता है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक पूछा जा रहा है। तो आगरा शहर का जो संस्थापक था वो कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये सिकंदर लोदी वंश के रिलेटेड है। और पूछा जाएगा लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। ये सिकंदर लोदी कौन वंश का है? लोदी वंश, याद लिखिएगा, लोदी वंश से रिलेटेड है। लोदी वंश से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा इतना चीज। और लोदी वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो संस्थापक तो याद रखिएगा इसका कौन था संस्थापक? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे, ये याद रखिएगा आप। और उसके साथ ही साथ बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का भी प्रचलन चलाया था। बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने चलाया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने, अगर पूछा जाएगा आगरा का स्थापना कब हुआ तो याद रखिएगा 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया था। उसके साथ ही साथ भूमि के लिए मापन के प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गजे सिकंदरी का भी ये प्रचलन किया था। गजे सिकंदरी किसने किया था? बहलोल लोदी ने, नहीं सॉरी, सिकंदर लोदी ने किया था गजे सिकंदरी। इसमें क्या होता था? भूमि का मापन किया जाता था। गुलरुस शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी ही था। पूछा जाएगा गुलरुखी शीर्षक के से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन? सिकंदर लोदी। और पता है यही सिकंदर लोदी, इसी का प्रथम जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हारा था। यही लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, इसी लोदी वंश का जिसको बाबर ने हराया था प्रथम पानीपत के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर पूछा जा रहा, ऊपर में आगरा पूछा जाएगा तो सिकंदर लोदी, जौनपुर पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था जौनपुर शहर का स्थापना। क्वेश्चन हम लोग के पास 70+ है। क्या आप लोग को ये डिटेल पसंद है? नहीं तो डिटेल नहीं पसंद है तो हम लोग डिटेल से आंसर मारते हुए 1-2 पॉइंट लिखते हुए चले जाते हैं। याद रखिएगा, जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो याद रखिएगा ये भी चीज़, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह ने अपने चचेरा भाई जोना खां के याद में स्थापित किया था। ये भी याद रखिएगा, जौ से जोना खां, जौ से जौनपुर। पूछा जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर क्यों बसाया? क्योंकि उसका जो चचेरा भाई था जोना खां, उसके याद में जौनपुर शहर स्थापित किया था। ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक जौनपुर शहर ही नहीं, 300 नगर स्थापित करने वाला माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। और पूछा जाएगा जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है जौनपुर शहर? गोमती नदी के तट पे है। और स्थापना पूछा जाएगा डेट, तो याद रखिएगा 1394 ईस्वी में जौनपुर शहर का स्थापना हुआ था। ठीक ना? इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नम्मा, तुर्क ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो तुर्क ए चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा। तो आपसे एक चीज कुतुब मीनार से यहां से पूछा जा सकता है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो नींव पूछा जाएगा कुतुब मीनार की, तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था नींव। कुतुबुद्दीन, याद रखिएगा बुद्दीन ऐबक ने इसका क्या लिखा था? नींव रखा था। समझ गए? किसके याद में? अपने उसके गुरु थे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का नींव पड़ा था वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर इसको पूर्ण करवाया कौन? इल्तुतमिश जाके पूर्ण करवाया था कुतुब मीनार को। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तोते हिंद, अभी जस्ट ना हम लोग देखा था, तोते हिंद के नाम से, ये तोते हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है कि भारत का तोता, तोते हिंद अमीर खुसरो को। अब क्या कह रहा है तोते हिंद से? तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा कहाँ हुए थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे पैदा हुए थे? याद रखिएगा ये पटियाला में पैदा हुए थे। समझ गए? ये पटियाला, जो कहाँ है पटियाला? उत्तर प्रदेश राज्य के किशनगंज जिला में स्थित है। ये पटियाला याद रखिए, यूपी राज्य के किशनगंज जिला में स्थित है ये पटियाला। ठीक ना? तो याद रहे पटियाला गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और उसके साथ साथ फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय में भी था, बलबन के समय में भी था। बलबन का दरबारी जीवन, मतलब अपना दरबारी जीवन बलबन के शासन में बिताया, और अलाउद्दीन के काल में वो मुख्य राज्य कवि बन गया वहाँ पे। और उसके साथ साथ उसने बहुत सारे पुस्तक भी लिखे थे। ठीक ना? तो वो तबला और सितार यंत्र का भी स्थापना किया था, ये भी याद रखना, आविष्कार किया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उसका एक पुस्तक याद रखिए, बार बार पूछा जाता है, तुगलकानामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। और ये अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न है। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोह नामक एक विभाग की स्थापना की थी? अमीर ए कोह की विभाग की स्थापना की थी किसने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोह नामक विभाग की स्थापना की थी। इसका मतलब हुआ, दीवान ए अमीर कोह का मतलब हुआ कि कृषि विभाग से संबंधित था ये दीवान ए अमीर कोह, कृषि विभाग से। ये याद रखिए, कृषि विभाग से ये संबंधित है। समझ गए? चलिए, और वहीं पे पूछा जाएगा बलबन ने क्या किया था? तो दीवान ए अर्ज पूछा जाएगा। ये दीवान ए को तो मोहम्मद बिन तुगलक, अब पूछा जाएगा दीवान ए अर्ज, तो ये बलबन के द्वारा,
इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। अर्ज का मतलब होता है सेना, सैन्य विभाग से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित सुल्तान में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आपका ये पूछा हुआ सारा का सारा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग अपने आप को जज कीजिए कि क्या ये भी प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। और इसके बाद हम जो 300-400 क्वेश्चन, 200 प्लस 250 प्लस क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, उसमें सारा एनसीईआरटी, जितने भी मध्यकालीन से रिलेटेड एनसीईआरटी में फैक्ट है, सारा एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे फ्रेंड्स। आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग डैश का था। तो दीवान अर्ज विभाग अभी जस्ट न बोले, ये सेना से रिलेटेड था। आपका बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? वही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान था ये अलाउद्दीन खिलजी, और घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखिए, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही अलाई दरवाज़ा का निर्माण हुआ था। सिर्फ अलाई दरवाज़ा ही नहीं, 1000 खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ही बनवाए थे, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा। ये खिलजी वंश का बहुत ही महान शासक था उस समय। इसको द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि भी प्राप्त थी, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न देखिए। चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये चगताई तुर्क जो शासक है भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए मुगल के नाम से जाना जाता है ये शासक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मुगल वंश के संस्थापक आप लोग को पता ही है कौन है, बाबर है। ये मुगल वंश जो है तैमूर लंग का वंशज था, ये भी याद रखिए आपको। और इसके महान शासक मुगल शासक अकबर हुए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब के बारे में पूछ रहा है। तो ये बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति अपनी आंखों से देखा था, समझ गए, और उसका वर्णन रुदांग नामक पुस्तक में लिखा था। यही मिर्जा गालिब थे, इसने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था, और उसको एक पुस्तक है उसका रुदांग, उसमें इसने वर्णित किया 1857 की क्रांति का। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ठीक ना। पुस्तक का नाम क्या था आप लोग कमेंट कीजिए। रुदांग, दाद, याद रखिए रुदात पुस्तक का है। इसमें इन्होंने हर एक चीज़ का वर्णन किया है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद का लेखक पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद का लेखक अल-बरूनी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, और मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, और उसके साथ साथ आने वाला विद्वान कौन कौन था? अल-बरूनी था, फिरदौसी था, उत्वी था, और एक था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए उसके साथ कौन कौन आया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल-बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य ने ये कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन सी आंसर सही होगा। और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन भी किया था, ये भी याद रखिएगा। और वल्लभाचार्य का जन्म पूछा जाएगा तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। ये तेलुगु ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण था? तेलुगु का ब्राह्मण था ये वल्लभाचार्य, और श्वेत वेदांतवाद मत का प्रतिपादक भी था ये, ठीक ना। इतना चीज वल्लभाचार्य के बारे में याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात ये रुहेलखंड
मुगल शासक की मतलब रुहेलखंड जो बना था, ये औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था अपने आप को। इसके साथ रुहेलखंड ही नहीं, बहुत सारे राज्य अलग हुए थे जब औरंगजेब मरे थे, जिसमें आता है अवध, भरतपुर, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल। अवध का नवाब पूछा जाएगा तो सादत खां संस्थापक थे, स्वतंत्र अवध का संस्थापक सादत खां। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह। कर्नाटक का पूछा जाएगा तो सादुतुल्ला खां। हैदराबाद तो जानते ही होंगे, चिनकलीज खां, निजामुल मुल्क इसको कहा जाता था। और अपने बंगाल का जो है वो मुर्शिदा कुली खां ने किया था। इतना चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। और रुहेलखंड का संस्थापक जब पूछा जाएगा तो रुहेलखंड का जो संस्थापक था, जो स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, उसका नाम था वीर दाऊद। क्या नाम था फ्रेंड्स? वीर दाऊद। और उसके साथ साथ अली मोहम्मद भी था, अली मोहम्मद। पूछा जाएगा स्वतंत्र रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? वीर दाऊद और अली मोहम्मद। किसके मरने के बाद बना था ये स्वतंत्र? याद रखिए, औरंगजेब के मरने के बाद ये स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा हुआ है? पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो मराठों के संरक्षण में ये आ गया था ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय जो है तृतीय पानीपत के युद्ध में के बाद मराठा के संरक्षण में आ गया था। अब पूछा जाएगा तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा इसमें क्या हुए थे? विजयी हुए थे। याद रखिए इतना चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डैश द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किया था। और कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1574 में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अकबर के लोकप्रिय के कारण शामिल था बहुत चीज़, मनसबदारी प्रथा था, धर्म नीति था, भू राजस्व व्यवस्था भी था, समाज सुधारक आदि अकबर के ये सब लोकप्रिय होने का कारण था। समझ गए फ्रेंड्स? उसके साथ साथ उसने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। इसके मतलब 1563 ईस्वी में उसने एक धर्म का भी स्थापना किया था, दीन इलाही। कब? 1582 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकबर से पूछा जाएगा अकबर के विरुद्ध कब जौनपुर के मुल्ला ने फतवा जारी कर दिया था? तो याद रखिएगा जौनपुर का मुल्ला 1880 ईस्वी में अकबर के प्रति फतवा जारी कर दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार जो है वो औरंगजेब के शासन काल में था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो सारा का सारा हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। सीधा याद रखिएगा, ये भीविया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सीधा इसको याद रखिएगा। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम शाह था। ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था, तो मीराबाई का जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ था, ये याद रखिएगा मीराबाई का जन्म। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण कह रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करने से पहले आपको उस चीज़ का प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया। फिर आपको एक इसके वीडियो के बाद एक बड़ी सी वीडियो बनेगी 1 से 1.5 घंटा की, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी मध्यकालीन भारत हैं उसका सारा का सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा।
उसको आप देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न जो है आपका मध्यकालीन इतिहास से छूटेगा नहीं, एकदम ठोक के आइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो मीराबाई जो थी वो भक्ति काल की कवित्री थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश मुइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? शेख हमीदाउद्दीन नागौरी जो थे ये मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। कोई इसको जवाब नहीं देता, वो ऑप्शन मारता निजामुद्दीन औलिया, तो याद रखिएगा इसमें से शिष्य थे किसका? शेख हमीदुद्दीन नागौरी के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा? तो किस सुल्तान ने खुद को नियावत ए खुदाई कहा था? तो नियावत ए खुदाई जो कहा था वो बलबन ने खुद को कहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जयसी द्वारा रचित महाकाव्य है। जयसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? जयसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? याद रखिए पद्मावत है जयसी द्वारा रचित महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा अली मर्दान को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मुंतखब उल लुबाब का जो लेखक था वो आपका था खाफी खां था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। जयसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से है? तो ये पद्मावती का जो संबंध है ये सिंघल द्वीप से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है। हम्पी में विजयनगर में के भगड़ा विशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा हम्पी में विजयनगर के भगड़ा विशेष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सुहरावर्दी संप्रदाय से था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन कालक्रम के अनुसार सही है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले रामानुजा, फिर नामदेव, फिर चैत्य, फिर उसके बाद ये था तुलसी था। तो रामानुजन का जब कार्य पूछा जाएगा तो देख लीजिएगा रामानुज का जो कार्य पूछा जाएगा तो ये होगा रामानुज का कार्य। समय पीरियड 1017 से 1137 तक, ठीक ना। और नामदेव का काव्य जब पूछा जाएगा तो नामदेव पूछा जाएगा तो नामदेव का भी कार्य याद रखिएगा। इसका समय पीरियड 1270 से 1350 एडी तक, ये भी याद रखिएगा, इसमें भी एडी हो जाएगा। और चैत्य का जब पूछा जाएगा चैतन्य का, तो चैतन्य का याद रखिएगा 1486 से ये 1534 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ईस्वी था इसमें, ये भी याद रखिएगा। और तुलसीदास जब बोला जाएगा तो तुलसीदास के समय 16वीं शताब्दी चल रहा था। 1600 ईस्वी 16वीं शताब्दी से रिलेटेड है। तो इसका इसीलिए इसका पहले रामानुजन, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर उसके बाद आया तुलसीदास। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर का जो वाणी का संकलन है कौन सी कृति है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक में जो है कबीर के वाणी का संकलन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था इसका जन्म। कबीर की शादी लोई से हुई थी। लोई नाम की एक महिलाएं थी, उससे शादी हुआ था कबीर का, लोई नाम की महिला से। ये भी याद रखिएगा। कबीर के 2 बच्चे भी थे। उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसे ही थी। राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि सब एक ईश्वर के अनेक रूप
माने, किसने माने थे? कबीर ने माने थे। एकेश्वरवाद के आस्था में व्यक्त थे, ये निराकार ब्राह्मण के उपासक थे। इसके साथ साथ इसमें बीजक के 3 भाग हुए थे, रेमेनी, शबद और साखी। उसकी भाषा क्या था? साधुकरी भाषा में ये लिखे थे कबीर। कह गया ना, कह गए कबीर, ये ऐसा हर एक चीज़ बहुत सारा ऐसा था। पूछा जाएगा कबीर का समाधि कहाँ स्थित है? याद रखिए, कबीर का समाधि मगहर में स्थित है। मगहर समाधि पूछा जाएगा, मगहर में स्थित है कबीर का समाधि। इतना चीज आप लोग को याद रखिए। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। इतना चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए खटाक से। कबीर वाराणसी में जन्मे थे। एक ब्राह्मण, उसकी माता जो एक ब्राह्मण विधवा थी, उसी के गर्भ में कबीर का जन्म हुआ था। दूसरा, कबीर ने बोला था एक ही राम एक रहीम, हजरत अल्लाह एक है, ये कबीर ने बोला था। ठीक ना। कबीर का जो ये बीजक नाम का ग्रंथ है, ये 3 भाग में है। एक उसका नाम रेमेनी, शबद और साखी है। 3 भाग में बीजक था। और इस मतलब जो कृति है, इसका जो भाषा थी वो तो साधुकरी भाषा में इन्होंने किया था, ये भी याद रखना है। और इसके समाधि का नाम है मगहर। और ये समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है कबीर के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद ने उत्तर भारत में, कहते हैं ना उत्तर लाए रामानंद, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। इतना चीज आप लोगों को याद रखिए। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन का हिंदू आंदोलन, हिंदू धार्मिक आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें से रैदास, चर्मक, सेन नाई, कबीर जुल्हा था, धन्ना जाट था, रैदास चमार थे। तो ये सब 12 गो शिष्य में से 12 गो शिष्य थे, सब अलग अलग जाति से रिलेटेड था। जिसमें पूछा जाता है रैदास कौन चमार थे, सेन के नाई थे, कबीर कौन था? जुल्हा था, धन्ना कौन था? जाट से था। शिष्य थे सब इसके रामानंद का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णदेव ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी का स्थापना किया था। कौन? कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर हम्पी शहर का स्थापना किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भीविया। सब तो जानते हैं कर्नाटक, हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। लेकिन हम्पी का जो स्थापना किया था, कौन किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। किसके नाम पे? अपनी माता के नाम पे ये हम्पी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के जो बचपन का नाम था फरीद था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। बहुत इसके बारे में भी डिटेल है, लेकिन हम लोग के पास समय बहुत कम रहने के वजह से 70+ क्वेश्चन को हम लोग को अटेम्प्ट करना है, जो कि जितने भी टीचर वाले एग्जाम है इसमें पूछा गया जो प्रश्न है बीपीएससी के थ्रू, वो प्रश्न है सारा का सारा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम, तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम इनमें से कोई नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जो माता का नाम था उसका नाम था गुजरा देवी। याद रखिएगा, ये गुजरी देवी उसके माता का नाम था। इसमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शिवाजी को किसने कैद किया था? कर लिया था। तो शिवाजी को जो कैद किया था, कौन किया था? औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, गुजरात विजयपुर। ये अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। तो रज्मनामा फारसी में अनुवाद किसका? महाभारत का अनुवाद था रज्मनामा फारसी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, यही औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल सम्राट 2 बार राज्याभिषेक। पहला बार राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था। फिर दूसरी बार अगर पूछा जाएगा तो 15 मई 1600
ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश के समय इसका राज्याभिषेक करवाया गया 2 बार। समझ गए ना, एक बार 1658, एक साल के बाद फिर 59 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो उसका नाम है ऑप्शन ए, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। याद रखिएगा, माइंड में बनाते चलिए सारे के सारे प्रश्न। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जमीन बॉस लागू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था? तो चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है शेरशाह का मकबरा? सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्लाम शाह। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह कथन किसका था कि अकबर के शासन में इनकलाब में चालीसा स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कथन पूछा जा रहा है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये पूछा जा रहा है, ये कथन किसका था? तो ये कथन था फ्रेंड्स, ये था विलियम फिंच का कथन था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो सिंह सभा आंदोलन जो है वो पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो शाहू को किस मुगल शासक ने मुक्त किया था? ये मुअज्जम ने मुक्त किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था? मुगल और मेवाड़ के बीच 1615 ईस्वी में संधि हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर मकरान से लाया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो सुलह ए कुल की नीति जो है अकबर ने अपनाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स अभी तक बने हुए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देख ही लिया होगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारे के सारे पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग एक बार एक नज़र से देखते हुए चले जाइए। हम जो एक और वीडियो लेके आएंगे मध्यकालीन इतिहास पे, उसमें पूरा का पूरा डिटेल 200 प्लस क्वेश्चन लेके आएंगे मेडिवल हिस्ट्री से, जो कि एक यूनिक प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही यूनिक और अलग लेवल का प्रश्न रहने वाला है वो। आप अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप मेरे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन आधुनिक भारत का दोनों का वीडियो जाके देख लीजिए। आधुनिक भारत का 500 प्रश्न और प्राचीन इतिहास का 300 प्लस प्रश्न करवाए हैं। एकदम यूनिक लेवल पे प्रश्न है, टोटल एनसीईआरटी बेस पे है। आजकल के समय में जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना भूल जाइए। और हम अगर मान लीजिए एनसीईआरटी आप नहीं भी पढ़े हैं तो उसका निचोड़ लेके आते हैं सारा का सारा क्वेश्चन। आप एक बार उस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा तो आपका 100% कह रहे हैं सिलेक्शन रुकेगा नहीं। इसीलिए आप लोग सारे के सारे जाके वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा देर का नहीं है, 2 से 2.5 घंटा के बीच में, 3 घंटा के बीच में आपका वीडियो है। 2 घंटा इनफ है। और वहाँ पे 500 प्लस 300 प्लस क्वेश्चन करवाया गया है, जाके जरूर देख लीजिए। चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सआदत खां जो अवध का नवाब था उसी को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? बादशाह के द्वारा, मुगल बादशाह के द्वारा। नेक्स्ट चलिए, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीएम मार लीजिएगा सकरखेड़ा में। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखिएगा, सकरखेड़ा की लड़ाई जो हुई थी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दक्कन के सूबेदार मुबारिजिन खां और हैदराबाद के निजाम के बीच में ये सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध में निजाम विजय हुए थे। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में कहरा लिखने के लिए शिवाजी से संबंधित, तो याद रखिएगा सबसे पहला देख लीजिए, राज्याभिषेक पूछा जाएगा तो 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। और सूरत की पहली लूटपाट अगर पूछा जाएगा तो ये 1664 ईस्वी में। और कर्नाटक का आक्रमण पूछा जाएगा तो ये कर्नाटक का आक्रमण 1677-78 में। ठीक ना। और पुरंदर की दुर्ग पर विजय जो किए हुए थे ये किया था कब? 1648 ईस्वी में। तो आप लोग खुद आप इसका क्रम निकाल लीजिए। पहले 1648 पुरंदर 4, फिर उसके बाद देखिए दूसरा सूरत 1664 2, और उसके बाद 74 1 और 3। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 4 2 1 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो वो चित्रकार कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल रसमद के नेतृत्व में एक पृथक विभाग का, चित्रकला का एक पृथक विभाग का स्थापित किया गया था। अब्दुल रसमद, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? तो मेवाड़ का जो शासक था राणा उदय सिंह था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? जो चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण वो अकबर के काल में किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के किताब से नवाजा गया? तो नादिर उल अस्त से किताब से नवाजा गया किसके हो? तो याद रखिए उस्ताद मंसूर को नवाजा गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका राजधानी का नाम था रायगढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व है, सॉरी फ्रेंड्स, कैंसर दिवस 4 दिसंबर को नहीं 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कहेगा औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो था वो ताराबाई के पास था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जहांदार द्वारा लिखित शेख मुनिद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो शेख मुनिद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है ये मुनीस अल अरवल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। और आज का लास्ट प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, और आप लोग को पता होना चाहिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आप लोग को पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए एक बार हम तो जरूर बोलेंगे कि एनसीईआरटी को जाके एक बार बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए। देखिए 6 क्लास में अगर आप पढ़िएगा तो उसमें एनिशिएंट हिस्ट्री दिया हुआ है, 7 पढ़िएगा तो मेडिएवल हिस्ट्री दिया हुआ है, 8 पढ़िएगा तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है। इस तीनों क्लास के आप बुक को पढ़ लीजिए तो आपको कहानी की तरह माइंड में याद होगा। बहुत जल्द आप सभी के बीच में हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको इस चैनल पे डालने वाले हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी से रिलेटेड आप बस खाना भी बनाते रहिएगा। आप जो भी होंगे स्टूडेंट ही होंगे, बाहर में रह के पढ़ रहे होंगे,
तो आप लोग खाना भी बनाते रहिएगा, कान में हेडफोन लगा के सुनते भी रहिएगा, तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही रहेगा। इस तरीके से वो एनसीईआरटी बुक को डिजाइन किया जाएगा, बुक ही पढ़ाया जाएगा, सीधा ऐसे समझ लिए। बहुत जल्द आप लोगों के बीच मैं लेके आ रहा हूँ एनसीईआरटी का, पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडर बुक, ऐसे समझ लीजिए। रीडिंग के साथ साथ एनालिसिस भी, उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आप लोग इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड के साथ शेयर कर ले, और इस परिवार का आप लोग सदस्य बन जाएं। आप लोगों की सदस्यता और ज़्यादा इस परिवार को मजबूत बनाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए इस चैनल को जाए सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य को इस चैनल से जुड़ाएं। और ये चैनल इस विषय पे उठा है कि हर एक बच्चे का, हर एक जो भी बच्चा है उसको, हर एक को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि हम भी नॉर्मल, हम भी कोई बड़े परिवार से नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने इस भाई के चैनल को, आप इस भाई के चैनल से जुड़ना मतलब आप इस सदस्य बन गए, आप घर के, इस परिवार के सदस्य बन गए। कोई हेल्प हो, कोई कुछ हो, आप इस परिवार में शेयर कर सकते हैं। इसीलिए लास्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, लास्ट प्रश्न करते हुए हम लोग इस वीडियो को अंत करते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। मतलब रवाना नहीं कह सकते, नेक्स्ट बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर आप लोग क्या एक मोटिवेशन चाहिए, आप लोग का एक लाइक चाहिए फ्रेंड्स। देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि की वर्गीकरण नहीं था, ये पूछा जा रहा है। वहाँ पे अकबर के समय में भूमि का वर्गीकरण होता था, जिसमें से अकबर के समकालीन पोलज था, फिर उसके बाद परती था, फिर बंजर था। ये जाबीर नहीं होता था इसके समय में फ्रेंड्स, ये गलत है। जाबीर भूमाप का यंत्र है, इसको कहा जाता है, ये भूमापी का यंत्र है, भूमापी का यंत्र है ये जाबीर। इसके साथ साथ पोलज पूछा जाएगा, तो पोलज सबसे अच्छा उपज देने वाला भूमि जिस पर वर्ष में 2 बार फसल होता था उसको पोलज कहा जाता था। परती मतलब ऐसा भूमि जो 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, उसको परती कहते थे। बंजर पूछा जाएगा, ऐसा भूमि जिसपे 3-4 साल वर्षों तक खेती नहीं होता था। नहीं, वो चाचर हो जाता था। चाचर एक भी याद रखिए, एक चाचर भी था जिसपे 3-4 साल पे खेती होता था। और बंजर जिसपे कोई खेती होता ही नहीं था, लगान भी नहीं होता था, भूमि पर लगान भी नहीं वसूला जाता था, उसको बंजर कहते थे। 4 गो अकबर के द्वारा भूमि को वर्गीकरण किया गया था, पोलज, परती और चाचर और बंजर, ये 4 गो चीज़ था, ये याद रखिएगा। आज का हम लोग ने प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम लोग ने कर लिया है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आई होप कि बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, और आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत पूरा, उसमें 200 से प्लस प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आऊँगा, जो कि सारे मध्यकालीन भारत में जितने भी एनसीईआरटी फैक्ट बनने वाले हैं वो सारा का सारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दे और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करें, किस तरह कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, और कैसे इस परिवार में आप लोग ने सदस्यता हासिल की, क्या मोटिवेट, क्या देख के आपने इस परिवार में हासिल किया। तो ये परिवार की सदस्यता हासिल किया कि नहीं, हमको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और इस अपने बैरागी भाई को, नितेश बैरागी भाई को टेलीग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी जाके सब्सक्राइब कर ले। चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।